हाँ ये कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। जन आक्रोश इतना ज़्यादा था कि अगर सही मायने में ये बैलेट पेपर से कराते तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हारते और आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं, डालो फूट कर लो लूट। इन्होंने केवल देश को लूटने का काम किया है। ये शोषणकारी मानसिकता वाले लोग हैं। ये कभी भी भाईचारे को एकजुट करके देश का विकास नहीं कर सकते हैं। 30 लाख नौकरियां केंद्र में रिक्त पड़ी रही, उन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 पर्चे लीक होते हैं। और आज अभी प्रेजेंट की आप बात करेंगे तो नीट परीक्षा की भी आप चर्चा करें तो उसमें भी आप धांधली देख रहे हैं। तो जनता समझ चुकी थी ये 400 पार तो क्या, ये 200 पार भी नहीं कर सकते थे। तो ये केवल धांधली और धोखेबाजी की सरकार है और ये बैसाखी पे है इस समय। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वापस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा के चुनाव हुए और उसके आंकड़े आए, लेकिन उत्तर प्रदेश काफी चर्चे में रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जो आंकड़े दिए देश को वो इतिहास बना दिया और साथ ही साथ भाजपा के गुरूर पर गहरा घात किया। जो समाजवादी पार्टी ने आंकड़े निकाले, जिस तरीके से सीटें निकाली, उसकी तारीफ हुई राहुल और अखिलेश की जोड़ी की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लोधी राकेश राजपूत, राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी से। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ आप लोगों ने गणित लगाया था, इतना कमाल कर दिया, क्या गणित थी, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए गठबंधन बनाया और पीडीए ने जो एनडीए को हराने का काम किया, ये पूरा देश के सामने है आज। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, देश की पूरी निगाहें उत्तर प्रदेश के ऊपर थीं और उत्तर प्रदेश में जो जन आक्रोश था, आक्रोश तो पूरे देश में ही था, लेकिन जो निगाह थी ज़्यादातर पत्रकारों की, संगठनों की, समाज की, वो उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा थी और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और यूं कहूं कि इंडिया गठबंधन ने जो आपसी तालमेल किया और उस तालमेल से जो काम किया, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत हुई। एक सीट जो बड़ी चर्चे में आई वो रही अमेठी, जहां पर जीत की कम बात हुई, हार की ज़्यादा बात हुई। जश्न मनाए गए हार की, स्मृति ईरानी के हार की, और उसके बाद कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट से भी उनको ठिकाने लगा दिया गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब देश में अहंकार ज़्यादा हो जाता है, तानाशाही ज़्यादा हो जाती है, जब वो हारता है तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपने देख लिया कि स्मृति ईरानी जी का क्या हाल हुआ। बड़े बोलना देश के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पे स्मृति ईरानी जी बेबाकी से अहंकार में बोलती थी। तो उसका जवाब अमेठी ने दिया। तो अब क्या, अब तो आप लोग ईवीएम का पर आरोप तो नहीं लगाएंगे ना? अब तो संतुष्ट हैं आंकड़ों से, अब ईवीएम का मुद्दा 5 सालों तक नहीं उठाएंगे आप लोग? देखिए, ये किसने कहा आपको? अभी भी आप देखेंगे बहुत से लोकसभा चुनाव जो हैं वो 1000 से और 100 से और 1000 के बीच में हारे हैं। तो कहीं ना कहीं वो संशय तो आज भी है, लेकिन जन आक्रोश इतना ज़्यादा था कि अगर सही मायने में ये बैलेट पेपर से कराते तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हारते और आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इसमें कोई दो मत नहीं है, संशय तो आज भी है। लेकिन जो जनता थी उसने ये माना कि कहीं ना कहीं ईवीएम पे कहीं ना कहीं उन्हें संशय था और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने वोट डलवाए, जिससे जो थोड़ा बहुत मार्जिन जो संशय था कि हाँ ये कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाइए और उसकी फिर रखवाली कीजिए, और वो किया। और उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की और खासकर उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, आप कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने पर, जबकि हैकिंग करके जो डेमो दिखाए जा रहे थे, 3 वोट डाले जा रहे थे अलग अलग, दो किसी और के निकल जा रहे, 2 एक ही पार्टी के निकल जा रहे थे, ऐसी गणनाएं निकले। तो ज़्यादा जितना भी करेंगे वो तो जाएगी, जिसको सेटिंग रहेगी उसी की। तो कैसे आप कह रहे कि ज़्यादा वोटिंग से ये अलग हो गया, आंकड़े अलग चेंज हो गए? वही मैंने बताया ना, वैलिड पेपर से जितनी काउंटिंग हुई उसमें आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बहुत आ गया है।
और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम पे आज भी लोग शक करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मोदी जी सरकार तो कह रहे हैं अब आप लोग 29 तक दिखाई नहीं देंगे, ईवीएम वाले लोग अब 29 तक दिखाई नहीं देंगे, जब 29 का चुनाव आएगा फिर ईवीएम लेके सड़कों पर आ जाएंगे। 29 से पहले अभी 27 का भी चुनाव आ रहा है, उससे पहले आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है अगले साल, तमाम स्टेटों में चुनाव हैं। ये जनता अब ये जान चुकी है, ढोंगी पाखंडी ज़्यादा देर तक देश को गुमराह नहीं कर सकते। सूरज के आगे 10 साल तक जैसे बादल छाए रहे, केवल गुमराह करते रहे इस देश को, और वो ज़्यादा देर बादल जो हैं सूरज के आगे नहीं टिक सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। इन्होंने हर बार, और 2014 में जब ये आए तो केवल झूठ के मुद्दे पे आए। इन्होंने कहा 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इन्होंने किसानों की डबल आय करेंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। इनमें से कोई काम इन्होंने किया हो तो बताइए। और तो और बड़े शर्म की बात है, जब से मैंने राजनीति समझी या सोची, आज तक मैंने ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी जिसने घोषणा पत्रों में लिख के कहा हो कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, और जब जनता उस मुद्दों पे इनको वोट कर देती है और बेशर्मी से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, आदरणीय जब इनके अध्यक्ष थे अमित शाह जी, इन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि ये तो जुमले थे, यानी कि धोखा था, झूठ था, और उस झूठ को इन्होंने फिर गारंटी का नाम दिया। तो जनता समझ चुकी थी ये 400 पार तो क्या, ये 200 पार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इनकी गारंटी, इनके जुमलेबाजी, इनके धोखेबाजी और धोखा इस सरकार का वो मूल मंत्र था जो समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा था। और वो सरकार तो उन्हीं की बन गई। प्रधानमंत्री तो फिर से नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सब वही है, कैबिनेट सब वही है, कुछ नहीं बदला है। लेकिन आप ये चीज क्यों भूल रहे हैं कि अब ये बैसाखी पे हैं, अब इनकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। और आज ये जिस मुद्दे पे या जिनके सहयोग से हैं वो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी भी आज नाराज चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो शिंदे जी भी नाराज हैं, अजीत पवार साहब नाराज हैं, तमाम तो इनके संगठन के जो सहयोगी हैं वो सब लोग नाराज चल रहे हैं। और अब वेट हो रहा है कि किसको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। नीतीश कुमार तो पैर छू रहे हैं मोदी जी के, आप कह रहे हैं वो नाराज है, वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ मिलकर काम करेंगे, बिहार का उत्थान करेंगे। आप जानते हो आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी, उनका इतिहास भी जानते हो, वो विश्वास जीत रहे हैं। और जो उनके मुद्दे हैं, अगर उनके मुद्दों पर ये बात नहीं होगी, जैसे संविधान की बात थी, अंबेडकर साहब की बात थी, ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये महिलाओं की अस्मत को बचाने के लिए, किसानों के मुद्दों को बचाने के लिए ये चुनाव था। इन्हीं के सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान चेंज करना है, हमें लोकतंत्र खत्म करना है। आपने देखा कि हमारे दलित भाइयों ने, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने एकजुट होकर और इनके गाल पे वो जोरदार तमाचा दिया है कि ये झूठ बोलना सीख जो सिखा रहे थे अब वो भूल जाएंगे। झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, मोदी जी संविधान को सराखों पर रख रहे हैं, चूम रहे हैं उसे। ये तो आप जानते हो कि उनसे बड़ा आदरणीय मोदी जी की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे, क्या लेके आए? उन्होंने कहा किसानों की हम डबल आय करेंगे, क्या करी? उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार दिए। उन्होंने संविधान में आप देखोगे, आप 30 लाख नौकरियां केंद्र में रिक्त पड़ी रही, उन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 पर्चे लीक होते हैं। और आज अभी प्रेजेंट की आप बात करेंगे तो नीट परीक्षा की भी आप चर्चा करें तो उसमें भी आप धांधली देख रहे हैं। तो ये केवल धांधली और धोखेबाजी की सरकार है और ये बैसाखी पे है इस समय। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वापस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या वो बैसाखी वाली सरकार नहीं होगी? वो विकास की, भाईचारे की, मोहब्बत की, वो सब एकजुट होकर सरकार चलाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को। स्थिर तो वो भी नहीं होगी, कई गुट मिलके चलाएंगे, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होंगी, मांगे होंगी, नहीं मिलेंगे, टकराव होंगे, फिर बदलाव होंगे, तो ये तो होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, इन्होंने हमेशा देश को बांटने की राजनीति की। आज भी आप देखोगे जो 71 इन्होंने मिनिस्टर बनाए हैं उसमें एक मुसलमान नहीं है। क्या मुसलमान इस देश को वोट नहीं करता? क्या इस मुसलमान इस देश में टैक्स नहीं देता? क्या मुसलमान ने देश की आज़ादी में अपना हिस्सा नहीं दिया? आप बताइए मुझे।
अब जीता जागता और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये मुसलमानों से घृणा करते हैं और दलित और पिछड़ों को हमेशा ये पंगु बना के रखना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे पे जो आप 2019 की भी बात करेंगे, किसान लगभग 1000 शहीद हो गए धरने प्रदर्शन में। वो हमारे देश के ही किसान थे, अन्नदाता थे। उनके बारे में क्या क्या कहा गया, स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, तमाम हमारे जो बीजेपी के मंत्री थे, संगठन में जितने प्रभारी थे इनके, या महासचिव कहिए, सेक्रेटरी कहिए, तमाम जो थे सब ने, और तो और इनके जो गृह मंत्री टैनी साहब थे, उनके बेटे ने तो धरना दे रहे किसानों के ऊपर जीप से 4-5 किसानों को रौंद दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आप सोच सकते हो कि इनकी मानसिकता कैसी है। ये केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं, डालो फूट कर लो लूट। इन्होंने केवल देश को लूटने का काम किया है। इन्होंने कभी भाईचारे की बात नहीं करी, इन्होंने कभी मोहब्बत से इस देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मोदी जी और तमाम जो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि वो नकली किसान हैं, हम असली किसानों के हितैषी हैं। और तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान निधि के लिए फंड रेज किए, किसानों के लिए पैसा निकाला, सबसे पहले किसानों के लिए काम किया है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो किसान धरना प्रदर्शन में शहीद हुए 1000, और टैनी साहब के बेटे ने जो गाड़ी से 4-5 किसानों को शहीद कर दिया, उस पे एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। मणिपुर पे एक शब्द प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, यहाँ तक कि आरएसएस के चीफ वो बोलते हैं कि मोदी जी तानाशाह से देश नहीं चलता है। और आप मणिपुर में, आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन अपने देश के प्रदेश में जहाँ मणिपुर 1 साल तक जलता रहा, वहाँ एक बार भी आप विजिट करने नहीं गए। तो आप कहाँ से किसान हितैषी हो, कहाँ से आज जवान हितैषी हो? आप ना जवान के हो, ना किसान के हो, ना देश के हो, ना महिलाओं के हो, ना नौजवान के हो। केवल आप कुर्सी से मोहब्बत करते हो, चाहे आपको किसी का भी संगठन तोड़ना पड़े। मोहब्बत करते हैं मोदी जी, ये मोहब्बत है। अगर मणिपुर जाते तो मैं मानता, को समर्पित है। बताइए, रोते हैं कि देश की चिंता में वो रोते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कुछ हो ना जाए। आपने देखा कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ पिंकी लोधी के साथ क्या हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिला। ये देश की बेटियां नहीं है? इनके लिए एक शब्द मोदी जी ने कहा? बताइए आप मुझे, नहीं कहा होगा। मणिपुर की घटना, जहां एक जवान जो हमारे सरहद पे आर्मी का आदमी, उसकी वाइफ को निवस्त्र करके नंगा दौड़ाया जाता है, पीटा जाता है, और ना जाने कितनी यातनाएं दी जाती हैं, उनके नाम पे एक शब्द नहीं निकलता है। तो आप लोग सोचो, आप मेरी बहन है, आप महिलाओं के मुद्दे उठाइए, आप सच्चाई के मुद्दे उठाइए, देश को आईना दिखाइए। ये झूठे पाखंडी, ढोंगी पाखंडी लोग जो हैं, ये शोषणकारी मानसिकता वाले लोग हैं, ये कभी भी भाईचारे को एकजुट करके देश का विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और इन्होंने बीजेपी की कुंडली खोलकर रख दी है पूरे भाजपा टीम की। और किस तरीके से किसान हो, महिला हो, या जनता हो, या संविधान हो, उसके बारे में किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई, चाहे वो चुनाव के मौसम में या फिर 10 साल के कार्यकाल उठाकर देख लिया जाए, क्या कुछ रहा, वो सब कुछ इन्होंने बता दिया। और साफ बता दें, इंडिया गठबंधन अभी भी लगातार दावे कर रहा है कि ये बैसाखी की सरकार है और कभी भी ये बैसाखी गिर सकती है और सरकार भी गिर सकती है। इंडिया गठबंधन लगातार दाव ठोक रहा है कि वो सरकार बना सकते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ जो है गोलबंदी चल रही है, क्या सच में ये दावे किए जा रहे हैं, वो जमीनी हकीकत पर कितनी सच्चाई है, आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।